बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली होगी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर एक सर्वर को हमने क्रिएट किया था और क्लाइंट को क्रिएट करने के बाद क्लाइंट डेटा को सेंड करता है, सर्वर उसको रिसीव करता है और डिस्प्ले करता है। तो आज उसी से रिलेटेड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी है क्लाइंट सर्वर की। ठीक है, क्लाइंट सेंड करेगा मैसेज सर्वर के पास, सर्वर सेंड करेगा क्लाइंट के पास। जैसे आप लोग चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज सेंड करता है और दूसरा बंदा उसको रिसीव करने के बाद रिप्लाई करता है। तो इसी तरीके से हमने सर्वर एक बनाना है, एक को हमने क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट मैसेज सेंड करेगा सर्वर के पास, सर्वर उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद रिप्लाई करेगा। ठीक है, जब रिप्लाई करेगा तो वो फिर क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। चलें उस मैं एग्जांपल पे ही डायरेक्ट आ जाता हूँ। ठीक है, सर्वर का एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, सर्वर के प्रोग्राम के लिए जो इंपोर्ट स्टेटमेंट हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दी। चलें लाइन बाय लाइन पहले आप लोगों को मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पैकेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सॉकेट प्रोग्रामिंग के नाम से है। पैकेज से मुराद ये होता है कि आप प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन से पैकेजेस यूज़ किए। एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं। अब फिर उन पैकेजेस के अंदर आपने फाइल्स बनानी होती हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि आपके एक मॉड्यूल बन रहे होते हैं। तो मैं जो इस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के अंदर जो पैकेज मैंने बनाया हुआ है वो पैकेज सॉकेट प्रोग्रामिंग का है। आप अपने पास जो पैकेज जो यूज़ कर रहे हैं ना, आप उसी का नाम यहाँ पे लिख दिया करें। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट है java.net.static की। ये क्या करती है, नेटवर्किंग से रिलेटेड, मतलब है कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग जब आपने करनी है जावा की तो उसके लिए जो इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ होती है वो java.net.static है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट java.net.static लिखा। उसके बाद एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं java.io.static। तो ये क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कि आपने डेटा को सेंड करना है, डेटा को रिसीव करना है, तो उसके लिए जो है आपने जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो java.io.static है। ठीक है, उसको आपने इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने क्लास का नाम बनाया, मतलब कि ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इसी क्लास के अंदर एक मेन का मेथड हमने बना दिया। मेन का मेथड क्या करता है, मेन एक्चुअली जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ पर ये थ्रो एक्सेप्शन के कोई एक्सेप्शन भी जो है वो थ्रोज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सर्वर सॉकेट बनाया, वही लास्ट वाला प्रोग्राम। ठीक है, सर्वर सॉकेट, क्योंकि सर्वर का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ तो इसलिए सर्वर सॉकेट बनाया। सर्वर सॉकेट SS=न्यू सर्वर सॉकेट, क्योंकि सर्वर सॉकेट है इसलिए मैंने इसका पोर्ट नंबर बताना है कि किस पोर्ट नंबर के ऊपर ये सर्वर जो है वो लिसन करेगा। ठीक है, इसको जो डेटा सेंड किया जाएगा वो किस पोर्ट नंबर के ऊपर आएगा और वो पोर्ट नंबर जो है उस पोर्ट नंबर के ज़रिए डेटा को रिसीव करके या सेंड करके जो है हम अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आने के उसके बाद क्या है कि एक सर्वर सॉकेट क्लास का एक दूसरा सर्वर वो क्रिएट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है इसके बाद कि ss.accept, यहाँ पे आने के बाद ss.accept के ऊपर कंट्रोल रुक जाएगा। कोई भी क्लाइंट अगर कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर सर्वर सॉकेट का ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट करने का। ठीक है, जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक ये वेट करता है। उसके बाद दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। मतलब कि सर्वर अगर इनपुट लेगा तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है डी इन के नाम से, और सर्वर कुछ आउटपुट अगर करेगा, मतलब कोई चीज़ सेंड करेगा
तो उसके लिए डी आउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए DIN के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा आउटपुट स्ट्रीम के लिए डी आउट के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मतलब कि डेटा आउट इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया DIN के नाम से, और जो दूसरी क्लास है डेटा आउटपुट स्ट्रीम उसके लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो डी आउट है। ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, डेटा को इनपुट लेगा, जो भी इस क्लाइंट ने डेटा सेंड किया होगा वो इसी ऑब्जेक्ट, ये सॉकेट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए क्या करेगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम का फंक्शन जो है वो कॉल किया जाएगा, और इसी फंक्शन के ज़रिए हमने डेटा को इनपुट लेना है। ठीक है, और आउटपुट के लिए क्या होगा, गेट आउटपुट स्ट्रीम का फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट किया जाएगा। ठीक है, ये दो जो हैं आपके पास इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है बफर्ड रीडर की। ठीक है, बफर्ड रीडर की मैं इधर भी देख लेता हूँ, बफर्ड रीडर चलें यहाँ पर है। ठीक है, तो बफर्ड रीडर क्या करता है एक्चुअली, बफर रीडर जो है वो जो भी चीज़ आप लिख रहे होते हैं ना वो किसी न किसी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है। ठीक है, मेमोरी के अंदर स्टोर होने का मतलब यह है कि आप कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो जाके मेमोरी के अंदर तो स्टोर होना है ना उसने। ठीक है, तो वो जिस मेमोरी के अंदर स्टोर होती है उसको बफर मेमोरी कहते हैं। तो बफर रीडर क्या करता है, उस इनपुट को ना रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना बफर रीडर के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जो कि उसको रीड करेगा। देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर के ज़रिए जो है उस को रीड किया जा रहा है। देखिए system.in कि आप अपने सिस्टम के ऊपर जो भी इनपुट देंगे, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए जो क्लास है वो आपके पास सिस्टम की है। वो इनपुट प्रॉपर्टी है उसकी जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो रीड करेगा जो भी चीज़ आपने लिखी होगी। ठीक है, अब यहाँ आई थिंक कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कल भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस चीज़ को देखा था कि सर्वर सॉकेट कैसे क्रिएट करते हैं, वो फिर एक्सेप्ट कैसे करता है, फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम कैसे बनाई जाती है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम कैसे बनाई जाती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को दो अलग-अलग प्रोग्राम के अंदर देखा था, क्योंकि हम सिर्फ उनको एक ही टाइम के ऊपर इनपुट कर रहे थे, एक ही टाइम के ऊपर आउटपुट करवा रहे थे। तो क्योंकि अब यहाँ पर हमने डेटा को इनपुट भी करना है, आउटपुट भी करना है, तो इसलिए जो है हम इन दोनों को एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम इनपुट भी दे सकता है, आउटपुट भी दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हमने दो वेरिएबल बनाए स्ट्रिंग टाइप के, एक str के अंदर 0 एम्प्टी, दूसरे के अंदर भी एम्प्टी। ठीक है, इनको एम्प्टी क्यों रखा, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमने इनको कोई वैल्यू भी असाइन नहीं की। उसके बाद पहले मैं आप लोगों को सारा प्रोग्राम समझा दूं, फिर लॉजिक भी साथ साथ जो है जब इसको रन करूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वाइल। वाइल का मतलब लूप। ठीक है, हमने वाइल लूप लगाई str.equal कि जब तक ये जो str है, ये जो str आपने बनाया हुआ है, ठीक है, जब तक ये जो स्ट्रिंग आपके पास आ रही है, ठीक है, ये इक्वल टू स्टॉप नहीं हो जाती, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग इसने रिसीव करनी है उसके अंदर स्टॉप नहीं लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, ये नॉट का साइन है। ठीक है, ये नॉट मतलब कि जब तक हमारे पास स्टॉप लिखा हुआ नहीं आ जाता तब तक ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जरा इसको देखते हैं। str = d_in.readUTF, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो भी डेटा रिसीव करता होता है ये वाला प्रोग्राम, तो वो डेटा इनपुट स्ट्रीम के साथ, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम DI जो है, DIN जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का है, ये क्या करेगा, रीड UTF करेगा यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो डेटा को रीड किया जाएगा।
डेटा को जब रीड करेगा तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर देखें, उसको STR के अंदर रख देगा। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कोई डेटा सेंड किया है तो ये कि हम सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसने क्या किया, STR के अंदर रखा। ठीक है, STR के अंदर रखने के बाद यहाँ पर देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN करा है, क्लाइंट सेज, ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। और इसके आगे STR के अंदर जो भी डेटा इसने एक्सेप्ट किया था, ये वेरिएबल है ना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे आएगा कंट्रोल। यहाँ पे आने के बाद BR.readLine, तो बफर्ड रीडर जो आपने बनाया हुआ है, जो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर है, जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो यहाँ पर बफर रीडर के ज़रिए जो है वो रीड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रीड लाइन। ठीक है, BR.readLine। ठीक है, मतलब कि जो आपने वो लाइन लिखी हुई है उसको ये रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको राइट UTF के ज़रिए उसको क्या करेगा, UTF फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपने डी आउट के ज़रिए उसको फ्लश कर देना है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे हो रहा है कि रीड करेगा डेटा को, रीड करने के बाद उसको राइट UTF करेगा। राइट UTF करने के बाद क्या हो रहा है, डी आउट के ज़रिए उसने फ्लश कर दिया। फ्लश का मतलब होता है डेटा को सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सर्वर कोई चीज़ लिखेगा, लिखने के बाद उसको सेंड कर देगा। ये सेम फॉर्मेट है कि क्लाइंट ने कोई डेटा सेंड किया और इसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर उसको शो करा देगा। शो करने के बाद ये अपनी तरफ से कोई डेटा लिखेगा, मतलब कि रिप्लाई करना है इसने। जब रिप्लाई करने के लिए कोई डेटा को लिखेगा तो BR.readLine के ज़रिए हम उसको रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये सेंड करने का कोड है आपके पास। तो ये सेंड करने के बाद देखिए ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा स्टार्ट के ऊपर, कि जब उसने डेटा को सेंड किया। ठीक है, जब क्लाइंट ने डेटा को सेंड किया था तो वो STR के अंदर आया हुआ था। तो STR के अंदर देखें कि क्या है, दोबारा से अगर उसने स्टॉप लिखा हुआ है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहता। मतलब कि जब तक क्लाइंट स्टॉप नहीं लिखता तब तक ये लूप जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हम जब प्रोग्राम को, जब क्लाइंट स्टॉप लिख देगा तो फिर उसके बाद ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा और ये डेटा इनपुट स्ट्रीम जो है इसको हम क्लोज कर रहे हैं। एस को भी हम क्लोज कर रहे हैं, सॉकेट को क्लोज कर रहे हैं और SS मतलब सर्वर सॉकेट को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आते हैं हम क्लाइंट साइड के ऊपर। तो क्लाइंट साइड के ऊपर भी सेम है, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, इसने भी पहले रीड करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो फंक्शन यूज़ किए गए हैं ना इसके अंदर, तो यहाँ पर भी सेम है। एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि क्योंकि मैं क्लाइंट साइड के ऊपर बना रहा हूँ तो क्लाइंट साइड के ऊपर हमने सॉकेट बनाना है और सॉकेट के अंदर हमने उसका IP एड्रेस देना है और पोर्ट नंबर देना है। ये लास्ट लेक्चर वाली बात है। तो क्योंकि लोकल होस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें जो है IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लोकल होस्ट लिख देंगे और उसके साथ साथ हमने क्या कर देना है 3333 लिख देना है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएं कि लोकल होस्ट की बजाय मैं IP एड्रेस भी दे सकता हूं, तो लोकल होस्ट का IP एड्रेस कौन सा है, ज़रा सही आज जाके चेक करें, 127.0.0.1 है। ठीक है, तो IP एड्रेस का टॉपिक अगर आप लोगों ने इजीली समझ लिया हो और क्लासेस जो मैंने आप लोगों को कही थी और वो क्लासेस भी आप लोगों ने कर ली हैं, तो आप लोगों को ये वाला आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपने सॉकेट बना दिया, क्लाइंट सॉकेट है। डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए आपने अपडेट क्रिएट कर दिया, डेटा आउटपुट स्ट्रीम के लिए अपडेट क्रिएट कर दिया। ये इनपुट के लिए यूज़ होगा, ये आउटपुट के लिए यूज़ होगा। बफर्ड रीडर बना दिया जो कि बफर्ड मेमोरी से डेटा को रीड करेगा। जो भी आप कीबोर्ड के ज़रिए डेटा एंटर करेंगे
ये जो BR है ये उसको रीड करेगा। ठीक है, मतलब कि आपने इनपुट दिया तो बफर मेमोरी के अंदर जाएगा और वहाँ से जो है डेटा रीड कर दिया जाएगा बफर रीडर के ज़रिए। अब आती हैं एक स्ट्रिंग बनाई, 2 स्ट्रिंग आपने str1 के नाम से, str2 है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है स्ट्रिंग बनाने के बाद लूप चलाई जा रही है कि जब तक ये जो str है, ठीक है, ये str0 है, ठीक है, ये str डॉट इक्वल स्टॉप, तो ये स्ट्रिंग जब तक स्टॉप नहीं हो जाती, ये नॉट का साइन भी साथ है। ठीक है, जब तक ये स्ट्रिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये देखें str इज इक्वल टू br डॉट रीड, बफर रीडर से ये रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे आके कंट्रोल रुका हुआ है। ठीक है, कंट्रोल रुका हुआ है, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, उसको रीड कर, जब कोई चीज़ आपने लिखी तो ये उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको राइट UTF में ले जाएगा और फ्लैश कर देगा। फ्लैश करेगा तो क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें str2 इज इक्वल din डॉट रीड UTF, यहाँ पे आगे कंट्रोल रुक जाएगा रीड UTF के लिए। मतलब कि डेटा जब सर्वर ने अगर कोई डेटा सेंड किया हुआ है तो ये यहाँ से रीड कर दिया जाएगा। रीड करने के बाद यहाँ पे देखें प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, सर्वर सेज, ये स्टेटमेंट वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी और str2 के अंदर जो चीज़ सर्वर ने सेंड की होगी वो str2 के अंदर आएगी और str2 से यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और प्रिंट करने के बाद डेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ब्लॉक ख़त्म हो रहा है और वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा अगर सर्वर ने स्टॉप सेंड किया हुआ है। ठीक है, अगर स्टॉप सेंड किया हुआ है तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला कंट्रोल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉक ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आके हमने डी आउट को भी क्लोज कर दिया और एस को भी क्लोज कर दिया। अब लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकल इसको रन करके दिखाऊंगा तो तब आप लोगों को इसका आइडिया जो है वो इंशाल्लाह बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चले आते हैं, इसको ज़रा सा रन करते हैं। पहले सर्वर को हमने एक्टिव करना है और रन करना है। ठीक है, जब सर्वर को मैं चलाता हूँ, देखिए सर्वर 3333 के ऊपर इसको लिसन करेगा और यहाँ पे आके कंट्रोल रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको ज़रा सा रन करता हूँ, ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया फिर उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल जो है रुक गया, एक्सेप्ट करेगा। क्लाइंट की तरफ से कोई चीज़ कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आता हूँ, अब क्लाइंट को चलाता हूँ। क्लाइंट को जैसे मैं चलाऊंगा तो क्लाइंट क्या करेगा, इस लोकल होस्ट के ऊपर जो 3333 के ऊपर जो सर्वर लिसन कर रहा होगा उसको ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए ये भी रनिंग है। अब देखिए ना, ये आपके पास सर्वर है, ये आपके पास क्लाइंट है। ठीक है, अब मैं क्लाइंट की तरफ से ना कोई चीज़ सेंड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आके कंट्रोल रुक गया, फिर ये अपडेट्स क्रिएट किए और बफर रीडर है, str अभी दोनों के ऊपर अंदर 0 है, str1 भी 0 है, str2 भी 0 है, तो इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि ये स्टॉप नहीं है बल्कि 0 है, मतलब एम्प्टी है, तो इसलिए कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, br.read लाइन के ज़रिए बफर रीडर क्या करेगा, लाइन को रीड करेगा। ठीक है, ये देखिए मैं अगर कोई चीज़ लिखता हूँ क्लाइंट साइड के ऊपर कि ये देखिए मैं लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो जब मैं प्रेस एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, इस लाइन को ना, जो भी लाइन मैंने एंटर किया है उसको रीड कर लेगा। रीड करने के बाद ये str के अंदर चला जाएगा और राइट UTF के अंदर, मतलब कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिर उसके बाद इसी str को क्या कर दिया जाएगा, फ्लश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेलो है ये फ्लश करने से डेटा जो है सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो जब मैं मतलब है कि dout.flash के ज़रिए जो हेलो लिखा हुआ है ये सेंड हो जाएगा। देखिए मैं इसको प्रेस एंटर करता हूँ, एंटर मैंने प्रेस किया तो फ्लश करने से क्या हो जाएगा, डेटा सेंड हो गया।
अब मैं क्लाइंट ये जो सर्वर था हमारे पास, ये सर्वर, ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पर डेटा को रिसीव किया। ये रीड यूटीएफ के जरिए क्या होगा, डेटा रिसीव होगा। ये देखें यहाँ पर था नहीं, बफर रीडर तो बाद में यूज होगा। सबसे पहले एसटीआर दोनों के अंदर 0 है, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है नॉट के साथ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, din.readUTF। तो रीड यूटीएफ के जरिए सर्वर ने क्या किया, डेटा को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एसटीआर के अंदर डेटा चला गया और यहाँ पे आने के बाद लिखा हुआ क्लाइंट सेज एसटीआर, ठीक है। क्लाइंट ने जो भी डेटा सेंड किया था, अब यहाँ पर क्या सेंड किया था, मैंने हेलो सेंड किया था, तो इसने उसको रीड किया। रीड करने के बाद यहाँ पर उसने शो कर दिया। तो अब आउटपुट के अंदर देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्लाइंट सेज हेलो, और यहाँ पर देखें क्लाइंट सेज हेलो। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया, कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, ठीक है, जो भी चीज़ आपने कीबोर्ड के जरिए लिखी होगी वो यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे तो br.read लाइन क्या कर लेगी, उसको रीड कर लेगी। जो भी लाइन आपने लिखी होगी उसको रीड कर दिया जाएगा, और रीड करने के बाद देखें यहाँ पर राइट यूटीएफ करके उसको फ्लश कर दिया जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखें हाई, ठीक है, हेलो एंड हाई, जिस तरह से कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इधर मैं हाई लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, तो क्या करेगा, डेटा जो है वो फ्लश करने से डेटा सेंड हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको क्या करता हूँ, ये एंटर करता हूँ, तो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। फ्लश करने से डेटा सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे कंट्रोल ठहरा हुआ था ना लास्ट टाइम, तो इसने रीड कर लिया। जैसे इसने रीड किया तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट के सर्वर सेज str2। str2 के अंदर क्या था, जो सर्वर ने डेटा सेंड किया था, हमने यहाँ पे रीड यूटीएफ के जरिए उसको रीड कर दिया, वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट ज़रा सा देखते हैं कि क्या आउटपुट सही है। हाई हमने लिखा है ना, यहाँ पे हाई पहुँचा, ये देखें सर्वर सेज हाई, ये देखें क्या लिखा हुआ है, सर्वर सेज हाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ब्लॉक ख़त्म होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आया और उसने देखा कि str.equals, str के अंदर क्या था हमारे पास, str के अंदर हमारे पास जो था लास्ट टाइम के ऊपर वो हेलो था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर तो स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ है, कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है, तो ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्यों यहाँ पर स्टॉप हुआ है पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई चीज़ लिखी नहीं है। br.read लाइन के लिए ये जो है यहाँ पे रुका हुआ है, हमने यहाँ पर मैंने कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट लिखता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, प्रेस एंटर करूँगा, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको रीड कर लेगा। रीड करने के बाद उसको राइट यूटीएफ में ले जाएगा और फ्लश कर देगा। फ्लश करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल रुका हुआ होगा। अब देखते हैं कि मैं जब इसको एंटर करता हूँ ना, एंटर मैंने कर दिया, एंटर करने के बाद डेटा को मैंने फ्लश किया है, ऐसे समझे, ये कंट्रोल यहाँ पे आया और यहाँ पे रुका हुआ है अभी। उसके बाद मैं आता हूँ सर्वर के ऊपर, ये नोट करें कि यहाँ पे क्लाइंट मैंने सेंड किया। सर्वर के ऊपर आता हूँ, तो सर्वर के ऊपर कंट्रोल कहाँ पे रुका हुआ था, इस लाइन के ऊपर रुका हुआ था। अब इसने रीड यूटीएफ कर लिया, मतलब जो क्लाइंट ने डेटा को सेंड किया वो इसने रीड कर लिया। रीड करने के बाद यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया कि क्लाइंट सेज str के अंदर जो भी चीज़ थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कि कंट्रोल दोबारा रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कि क्या आउटपुट सही आ रहा है। ये देखें, क्लाइंट सेज क्लाइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल रुका हुआ है, मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्वर, ठीक है, और मैं प्रेस एंटर करता हूँ। तो प्रेस एंटर करने से ये राइट यूटीएफ करेगा और फ्लश कर देगा, ठीक है। फ्लश कर देगा तो वो किसको पहुँच जाएगा, डेटा पहुँच जाएगा क्लाइंट के पास। ये देखिए, मैं एंटर प्रेस करता हूँ
तो डेटा किसके पास पहुंच गया, डेटा क्लाइंट के पास पहुंच गया। तो क्लाइंट कहाँ पे रुका हुआ था, क्लाइंट रुका हुआ था इस लाइन के ऊपर रीड UTF करने के लिए। जो भी डेटा सर्वर ने सेंड किया वो यहाँ पे रीड होगा, रीड होने के बाद यहाँ पे आउटपुट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो STR2 के अंदर वो डेटा था जो कि सर्वर ने सेंड किया और यहाँ पे शो हो जाएगा। तो क्या आउटपुट के अंदर हम देखते हैं कि सर्वर लिखा हुआ आया है, ये देखिए सर्वर सेज सर्वर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखें ना कि कम्युनिकेशन चलती रहेगी जब तक मैं स्टॉप नहीं लिख देता। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से मैं लिखता हूँ स्टॉप, ये STOP। ठीक है, इस तरीके से मैं स्टॉप लिखा, ये स्टॉप जो है सर्वर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप किसके पास पहुंच जाएगा, सर्वर के पास। और सर्वर के पास जब पहुंचा तो हम इसको देख लेते हैं, ये देखें क्लाइंट सेज स्टॉप। ठीक है, अब मैं यहां से भी क्या कर देता हूं, इसको कहता हूं कि स्टॉप। ठीक है, जैसे मैं इसको कहता हूं स्टॉप तो ये देखिए कम्युनिकेशन हमारी खत्म हो गई। ये स्टॉप क्लाइंट के पास पहुंचा और क्या कर दिया इसने, स्टॉप कर दिया। स्टॉप किया मतलब कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डी आउट भी क्लोज और एस भी क्लोज। ठीक है, और ये भी चीज़ यहाँ पे ब्लॉक ख़त्म हो गया। ब्लॉक ख़त्म होने के बाद क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ था तो क्या हो जाएगा, DIN ये भी क्लोज, एस भी क्लोज और SS डॉट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। तो देखिए आप आउटपुट के अंदर देखें तो यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो गई। तो दोनों ने स्टॉप लिखा तो तब ही इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हुई। तो इस तरीके के साथ आप लोगों ने क्या कर दिया, एक एप्लीकेशन बना दी जिसके अंदर सर्वर और क्लाइंट जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर देखें तो आप लोग चैटिंग जब कर रहे होते हैं तो आप कोई डेटा सेंड करते हैं, आगे से उसका रिस्पांस आ रहा होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये नेटवर्किंग के ज़रिए होता है कि आपकी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है, आपस में नेटवर्किंग की हुई है और डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है। तो जावा की नेटवर्किंग जो हो रही है वो सॉकेट प्रोग्रामिंग के ज़रिए होती है और सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक मैंने आप लोगों को केस में ये चीज़ बना के दे दी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस जगह पर तो ये एक असाइनमेंट है डेवलपिंग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो मैंने आप लोगों को बेसिक वो चीज़ बता दी है, बेसिक नॉलेज आपको दे दी है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, कि किस तरीके से क्लाइंट एप्लीकेशन बनाई जाती है, किस तरीके से सर्वर एप्लीकेशन बनाई जाती है, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप इसी को ही वो कर लेते हैं तो ये भी आप लोगों की असाइनमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ना अच्छा बनाना चाहें तो मैं आप लोगों के ज़िम्मे एक टास्क लगाता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक एप्लीकेशन बनाएं जो कि स्विंग के ज़रिए बनाई जा सकती है, एप्लेट के ज़रिए, आप AWT के ज़रिए बनाएं, किसी के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद आप क्या करें कि क्लाइंट सर्वर इंटरेक्ट करें कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा रखेगा और आगे से सर्वर जो है उसको डेटा मिल जाएगा, वो लेबल के अंदर शो हो जाएगा और वहाँ से सर्वर के पास से आप कोई चीज़ एंटर करें टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो डेटा रिसीव हो जाएगा क्लाइंट के पास। ठीक है, तो इस किस्म की एक एप्लीकेशन आप लोगों के ज़िम्मे एक टास्क है वो आप लोगों ने बनानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आप लोगों को ये वाले प्रोग्राम दिए हैं ना, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है, इस सारी की सारी लाइंस को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आपने बनानी है, ठीक है, आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए बनानी है। ये देखें, ये तो मैंने कमांड लाइन के ऊपर किया ना काम, ठीक है, ये जो मैं अभी काम कर रहा था आप लोगों के सामने वो कमांड लाइन के ऊपर था। आप लोगों ने जो काम करना है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर करना है। आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर आप लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और क्लाइंट की तरफ से मैसेज जाएगा सर्वर के पास, सर्वर की तरफ से मैसेज जाएगा क्लाइंट के पास,
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बना सकेंगे। किसी भी जगह पर आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट लेक्चर था मेरा और आज वाला लेक्चर, इन दोनों लेक्चर को आप लोगों ने बार बार सुनना है और देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर आप लोग जो है कौन सी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, अब उसी पॉइंट के ऊपर वीडियो को रिवाइंड करें और ज़रा सा लेक्चर को गौर से सुने तो आप लोगों का इंशाल्लाह पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इसको प्रैक्टिकल करें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगाना है तो इसलिए ये वाला लेक्चर यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।